आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि किया प्रतिभा प्रेरणादायी प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल की पीसी पूर्व सीएम मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। अंकिता केस को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मसूरी में पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। नए पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ शुरू। 16 सितंबर को आई भीषण आपदा में पुल हुआ था क्षतिग्रस्त। टिहरी के एसएसपी ने थाने का किया औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आगामी त्योहारों को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। काशीपुर में कश्मीरी युवक से हुई अभद्रता पर एसएसपी ने लिया संज्ञान। वायरल वीडियो प्रकरण में हुई एफआईआर दर्ज। मामले में निष्पक्ष और गहन विवेचना हुई जारी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चमोली। आपको बता दें, पीपल कोठी में मातृशक्ति और स्थानीय जनता ने पारंपरिक लोक नृत्य से स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम ने 24वें वन विकास मेले का शुभारंभ किया। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं सेमलजाला फ्रीडी मैदान पीपल कोठी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले में उपस्थित रहे जनसमूह को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। हमारे राज्य में आ रहे हैं। हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा जैसे सर्विस सेक्टरों पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का सामना पिछले वर्षों में किया है। आप सबको पता है, इस वर्ष भी बड़ी आपदा का सामना हम लोगों को करना पड़ा है, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद की धराली की आपदा हो, चाहे हमारे यहाँ चमोली जनपद की खराली हो, चेपड़ो हो, कुंती हो, दुर्मा हो, ऐसे अनेक स्थानों पर मुझे सभी स्थानों पर मैं जाकर मिला लोगों से। अनेक परेशानियों का सामना हमको ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर, चाहे वो जनपद रुद्रप्रयाग का छेनागाड़ वाला क्षेत्र हो, या देहरादून के आसपास का क्षेत्र हो, या पौड़ी जनपद का शहरी से लेकर भरसार क्षेत्र का अनेक गांव हों, बड़ी आपदा की चपेट में आए। ये बड़ी आपदाएं थी, लेकिन इसके बाद पूरे राज्य के अंदर आपदाओं का हमने सामना करना पड़ा है। इसी साल हमने यहाँ पर एक बड़ा एडवांस हमारा माड़ा में हमने देखा, बड़ा हिमस्खलन हुआ था, जिसमें अनेक लोग उसकी चपेट में आ गए थे। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी हमने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। यानी कि लोग अब वापस, पहले जो यहां से पलायन कर गए थे, वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, अपना रोजगार स्वरोजगार को जो है अपना रहे हैं, और इसकी बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने किसानों के आय वृद्धि करने में भी पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही आज राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी हम देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को 21 वर्ष स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनेक क्षेत्रों में हमने अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस मंत्र के साथ देवभूमि का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए और सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे सामने जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम किया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ व कोई समझौता नहीं होने देगा। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कठोर निर्णय भी हमने लिए हैं। हमने जहां राज्य में दंगों की राजनीति करने वालों को, दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। यानी कि अब कोई राज्य के अंदर दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाए की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। वहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए
वहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने धर्मांतरण विरोधी कानून को भी लागू करने का काम किया है। परंतु मैं आज इस बंड क्षेत्र, भगवान बंड के क्षेत्र से कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के लोगों को ये कानून अच्छे नहीं लगते हैं, जहां पूरे देश के अंदर हमारे ये कानून उदाहरण के रूप में लिए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर इसको सराहाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के लोगों को भाइयों बहनों ये कानून अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप ही बताइए, क्या दंगाइयों को खुला छोड़ देना चाहिए या धर्मांतरण करने वालों को खुली छूट देनी चाहिए, जो हमारी बहन बेटियों के भविष्य को अंधकार में डालते हैं, उनके जीवन को बर्बाद करते हैं, क्या उनको खुली छूट दी जानी चाहिए? आज जब हम प्रशासन के माध्यम से दंगाइयों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाते हैं और बुलडोजर से हम उनके जो अवैध रूप से बनाए हुए अतिक्रमण है उनको ध्वस्त करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। बताते चले इस अवसर पर उन्होंने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई प्रेरणादायी प्रदर्शनी का भी विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक शहीद उधम सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया, साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वीर बाल दिवस देश के इतिहास में आदत, साहस, त्याग और बलिदान की स्मृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों ने अल्पायु में जिस वीरता, धैर्य और आत्मबल का परिचय दिया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि साहिबजादों का बलिदान ये सिखाता है कि राष्ट्र, धर्म और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए उम्र नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। उनका कहना है कि पीएम मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का यह निर्णय देश के बच्चों और युवाओं को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का एक ऐतिहासिक कदम है। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे अजीत सिंह जी, युवराज सिंह जी, गुजरी कौर, शहीद सिंधु की शहादत को मैं नमन करता हूं। अपना सर नहीं झुकाया, ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं। और आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करना चाहता हूं कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जब आपने फैसला किया, पहले 14 नवंबर को जो नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में बनाते थे, लेकिन वास्तव में जो बाल दिवस है, जो हमारे बालकों ने, जो वीरों ने जो शहादत दी, आज के दिन 26 तारीख को पूरे देश के अंदर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष आभार करता हूं। सूरा को पहचानिए सुगरे दिन की हेत, पूजा कटमरे कबऊ न छाड़े खेत। वैसे वीरों को फिर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय वीर। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें, देहरादून से खबर है। कांग्रेस मुख्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा छिड़ी है। कई बड़े मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा छिड़ी है। गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रेस वार्ता हुई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्र के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता, ये गणेश गोदियाल का स्वयं कहना है। अंकिता भंडारी केस को लेकर सरकार प्रशासन पर जमकर बरसे गणेश गोदियाल। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी केस को लेकर राजनीति तेज है, जिस पर गणेश गोदियाल प्रशासन पर जमकर भड़के हैं। न्याय की गुहार को लेकर निकालेंगे विशाल रैली। मामले को उलझाने का काम कर रही बीजेपी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर पूछेंगे बड़े सवाल। अंकिता को न्याय दिलाने में आखिर क्यों हो रही है चाल मचोली, जवाबदेही से कार्य कर रहे बीजेपी सरकार। आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रेस वार्ता। अंकिता भंडारी केस से लेकर
तमाम बड़े सवाल यहां पर सरकार से पूछते नजर आए गणेश गोदियाल। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के लिए, राष्ट्र के लिए उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। को 10 दिन का समय दिया कि सरकार 10 दिन में ये तमाम जो बातें उठी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आरोपी हैं, जो संभावित अपराधी हैं, उनकी तहकीकात करे और मुकदमा उन पर दर्ज करे और ईमानदारी से सरकार इसकी जांच करे। ईमानदारी से सरकार, लेकिन सरकार की मंशा मुझे लग नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान मामले को और उलझाने का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने तो सोचा कि ऐसी छोटी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना खुद अपनी भी तौहीन होगी। परिणाम है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। तो इसलिए हम यहां से दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे इनको और इसकी जांच कराएंगे। पौड़ी में कब हो रही, जिसने हमारे उनसे वार्ता की है, हम साथ को सब वरिष्ठ नेता भी एक कोर कमेटी है उसकी बैठक करेंगे और मैं समझता हूं कि 4-5 तारीख को, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि 2-3 तारीख तक समय, मतलब मौसम, सरकार पुख्ता जांच नहीं कर रही है। अगर यही जांच सीबीआई के माध्यम से हो जाती और वर्तमान किसी न्यायाधीश महोदय की देखरेख में जांच होती तो सबको उसको मानना पड़ता। क्योंकि सरकार पुख्ता जांच नहीं कर रही है और परिस्थितियां निश्चित रूप में संदेहास्पद हैं, संदिग्ध हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ये तो होता ही है कि भाई थोड़ा, जब तक नई कार्यकारिणी नहीं बनती है, पुरानी कार्यकारिणी पूर्णतया काम कर रही है। तो कार्यकारिणी को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर उसको अंजाम तक पहुंचाएं। ये जो उत्तराखंड है राज्य हमारा, ये आप लगा लीजिए कि मिनी इंडिया है। इसमें आपको बंगाल के लोग भी मिलेंगे, आपको केरल के लोग भी मिलेंगे, इसमें आपको। बढ़ते हैं खबरों में आगे। धर्मनगरी हरिद्वार में श्री जगन्नाथ ब्रह्मोत्सव यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ मधुबन आश्रम से परमानंद दास महाराज, मेयर किरण जयसल, सीओ सिटी शिशुपाल नेगी और कोतवाल रितेश शाह ने संयुक्त रूप से किया। बताते चले, इस यात्रा के दौरान वैष्णव भक्त श्री कृष्ण राधा के मनमोहक भजनों पर झूमते नजर आए। पूरी यात्रा मार्ग में व्यापारिक और सामाजिक प्रतिष्ठानों ने पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। विधायक मदन कौशिक और परशुराम महासभा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान की जय। जनपद टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने आज थाम थाने का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने सबसे पहले थाना कार्यालय का निरीक्षण किया। बताते चले, उन्होंने CCTNS कनेक्टिविटी और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों की कार्यप्रणाली को भी जांचा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पोर्टलों को प्रतिदिन चेक किया जाए और लंबित
मामलों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही थाने के सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसएसपी मालखाने भी पहुंचे, जहां उन्होंने वर्षों से लंबित पड़े तमाम माल के बारे में भी जानकारी दी। आपको बता दें कि उनके शीघ्र निस्तारण के लिए भी कहा गया है। इसके बाद उन्होंने पुलिस मेस का निरीक्षण कर साफ सफाई पर संतोष जताया। उन्होंने जवानों के स्वास्थ्य और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह में एक बार पहाड़ी भोजन बनाने के भी निर्देश दिए हैं। थाना क्षेत्र के दुर्गम गांव और जंगलों में पूर्व में अफीम की खेती के मामले सामने आने पर एसएसपी ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। बताते चले उन्होंने पुलिस टीम को विशेष चेकिंग अभियान चलाकर अफीम और भांग की अवैध खेती पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का टास्क दिया है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। रंग खिला क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। विगत 16 सितंबर को आई भीषण आपदा के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसके साथ ही मसूरी को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल भी क्षतिग्रस्त होने से मसूरी का संपर्क कट गया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां पर अस्थायी रूप से वैली ब्रिज का निर्माण किया गया। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे द्वारा अवगत कराया गया था कि अक्टूबर माह में नए पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन दिसंबर माह भी गुजरने को है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इस पुल से एक समय में मात्र एक वाहन गुजर सकता है, जिससे यहां पर भीषण जाम लग जाता है। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है, जिस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के सचिव अजय भार्गव ने बताया कि वैली ब्रिज पर हर रोज शाम लगातार जाम लग रहा है। इससे मसूरी की छवि धूमिल हो रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता का कहना है कि मसूरी में लगने वाले जाम के कारण पर्यटक धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वैली ब्रिज के कारण लगने वाले जाम के कारण ही शहर की व्यवस्था भी बिगड़ रही है। बना था उस समय हम लोगों ने बहुत सराहा था इस चीज को कि मतलब जो है हम लोगों के प्रदेश सरकार ने बहुत ही जल्दी ये शीघ्र कार्य करते हुए बहुत अच्छी तरीके से इसको बना दिया गया था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे द्वारा लगातार पुलिस और प्रशासन को जो है निवेदन किया जा रहा है कि जी वहाँ पे पुलिस की तैनाती हो, जिससे कि वहाँ पे ट्रैफिक जो है स्मूथ तरीके से चले। पूरा देहरादून से मसूरी के बीच में जो सड़कें हैं वो आज भी जो है जगह जगह क्षतिग्रस्त। 4 महीने बाद कुछ जगह ठीक हुई, लेकिन पुल आज भी क्षतिग्रस्त है। वो पुल बन नहीं पाया। आप देख लीजिए वो सिंगल लाइन है, उसमें हर समय रात को जाम की स्थिति रहती है, सुबह जाम की स्थिति रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं है मतलब मसूरी शहर के लिए, यहाँ के लिए। और रहा कार्निवल का, तो देखिए कार्निवल में उस वैली ब्रिज की जगह एक प्रॉपर पुल तो वहाँ बना देते, जो मसूरी में नए साल में आप पर्यटक पहुंचेगा। आप देखेंगे अभी 2-3 दिन में वहाँ पर हाल, जो आप घंटों घंटों का वहाँ पर जाम दिखेंगे। तो पहले मसूरी की व्यवस्थाएं सुधारिए। मसूरी में पर्यटकों को पार्किंग की सुविधाएं दीजिए। पहले पर्यटक को यहाँ बुलाते हैं, उन्हीं के साथ गाली गलौज करते हैं, उन्हीं की बेइज्जती करते हैं। ऐसे में पर्यटन मसूरी में नहीं आने वाला। उसी की व्यवस्था यहाँ देने का काम कर रहे हैं। ऊपर से हम उन लोगों के साथ यहाँ पर मिसबिहेव करते हैं, जिससे यहाँ का जो अतिथि देवो भव का जो हमारा नारा है उसका कहीं न कहीं अपमान होता है और देवभूमि का अपमान होता है। पहले पर्यटकों के लिए मसूरी शहर में पूरी व्यवस्थाएं जुटाइए, तभी यहाँ पर जो पर्यटक जो आएगा तो वह पूरे देश और दुनिया में मैसेज देगा कि मसूरी एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। एक ऐसा मैसेज आपको क्रिएट करना होगा, तभी ऐसे कार्निवल और ऐसे आयोजन करने का फायदा है जब हम पर्यटकों को पूरी सुविधाएं दे पाए।
खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है। एक्शन मोड में एसएसपी मणिकांत मिश्रा आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कई मुद्दों को लेकर इस वक्त एक्शन मोड में एसएसपी मणिकांत मिश्रा आ चुके हैं। आपको बताते चले, काशीपुर में कश्मीरी युवक से हुई अभद्रता का एसएसपी ने संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो प्रकरण में एफआईआर दर्ज, आरोपी युवक को लिया हिरासत में। 22 दिसंबर को कश्मीरी युवक से अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल। बताते चले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया वीडियो। पीड़ित युवक ने कोतवाली काशीपुर में दी थी तहरीर। मामले में निष्पक्ष और गहन विवेचना है जारी। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, ये कहना खुद मणिकांत मिश्रा का है। सौहार्द बिगाड़ने वाले जाएंगे जेल। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस है प्रतिबद्ध। एसएसपी की जनता से अपील, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ना करे विश्वास। अफवाह फैलाने वालों पर है पैनी नजर। भड़काऊ पोस्ट डाली तो खैर नहीं। आपको बता दें, एक्शन मोड में एसएसपी मणिकांत मिश्रा आ चुके हैं। वायरल वीडियो प्रकरण में एफआईआर दर्ज है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक, कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी संज्ञान में आया है कि वीडियो हटाए जाने के बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे पुनः विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनपद में व्यापार कर रहे सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है और इस संबंध में आवश्यक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसी बीच अब रुद्रपुर पुलिस के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, कड़ाके की ठंड के बीच रुद्रपुर पुलिस के हौसले हुए बुलंद। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर पुलिस लाइन रुद्रपुर में हुई साप्ताहिक परेड। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ स्वयं लगाई दौड़। परेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने ड्रिल और विभिन्न शास्त्रीय अभ्यास का किया प्रदर्शन। जवानों की शारीरिक फिटनेस और कार्य क्षमता का बारीकी से लिया मूल्यांकन। जवानों को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार बरतने की दी सलाह। ड्यूटी में जवानों को हाई अलर्ट में रहने के दिए निर्देश। पुलिस बल के भीतर अनुशासन बनाए रखना परेड का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस का अनुशासन और तत्परता ही समाज में सुरक्षा का भाव करती है पैदा। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड में रुद्रपुर पुलिस के हौसले बुलंद हो चुके हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन रुद्रपुर में साप्ताहिक परेड जारी है। इस साप्ताहिक परेड के दौरान विभिन्न शास्त्रीय अभ्यास का प्रदर्शन किया जा रहा है। शारीरिक फिटनेस, कार्य क्षमता का बारीकी से मूल्यांकन किया गया है। खबरों का एक बार फिर से रुख करते हैं। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से अपना राजनीतिक माहौल बनाने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है, जिसमें 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि को मुस्लिम कट्टरवाद बताया गया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में मुकदमा दर्ज करवाया, जिससे 2027 चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल होने का अंदाजा सभी लोग लगा रहे हैं। इस मामले के प्रकाशित होने के बाद साइबर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो बनाने की लोकप्रियता के साथ ही अपने यानी कि विपक्षी नेताओं को भी अब टारगेट किया जा रहा है। बताते चले, साइबर पुलिस ने एसपी कुश मिश्रा
ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियो को रोकना मुश्किल है, लेकिन वीडियो प्रकाशित होने के बाद विभिन्न धाराओं में व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि बीएनएस के तहत सेक्शन 353, 336 के तहत कार्रवाई की जानी है। तो वहीं सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऐसी वीडियो को रोकने और हटाने का प्रयास किया जाता है। एसपी कुश मिश्रा ने यह भी कहा है कि आईजी साइबर नीलेश आनंद बढ़ने के निर्देश में एआई के टूल्स को खरीद और किराए पर लिया गया, जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति की यूआरएल तक पहुंचकर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।